नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम 12वीं कक्षा की 17वीं कविता नींव की ईंट हो तुम दीदी का अध्ययन शुरू करेंगे। इस कविता के कवि उदय प्रकाश जी है। तो सर्वप्रथम उदय प्रकाश जी का संक्षेप में परिचय देखते हैं। परिचय देखने के बाद इस कविता के सारांश को देखेंगे और सारांश को देखने के बाद एक एक काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करेंगे। तो उदय प्रकाश जी का जन्म सन 1952 में हुआ था। 8वें दशक के कवि उदय प्रकाश जी का जन्म मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सीतापुर गांव में हुआ था। वे स्नातक कक्षा तक विज्ञान के छात्र रहे, किंतु बाद में सागर विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में एमए किया। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्यापन एवं शोध कार्य किया। कुछ वर्ष दिनमान एवं पूर्वग्रह पत्रिकाओं में संपादन भी किया है। समकालीन हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाले युवा कवियों में उदय प्रकाश का नाम प्रमुख है। समकालीन कवियों में और उसमें भी खास करके युवा कवियों में उदय प्रकाश जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जीवन और समाज के यथार्थ के प्रति एक गहरी प्रतिबद्धता की झलक उनकी कविताओं में साफ नजर आती है। उनके प्रमुख काव्य संग्रह की अगर हम बात करें तो इसमें सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर तथा रात में हारमोनियम ये उदय प्रकाश जी के महत्वपूर्ण काव्य संग्रहों के नाम है। उदय प्रकाश जी ने काव्य संग्रहों के साथ साथ कहानी के क्षेत्र में भी अपनी कलम चलाई है। तो अगर हम कहानी संग्रहों की बात करें तो कहानी संग्रहों में दरियाई घोड़ा, तिरिच और अंत में प्रार्थना तथा पोल गोमरा का स्कूटर ये उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों के नाम है। देश विदेश की अनेक भाषाओं में अनुवाद किए हैं। उदय प्रकाश जी ने कई अलग अलग भाषाओं में अनुवाद भी किए हैं। पटकथाएं भी लिखी है। सीरियल तथा डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है। तो इस प्रकार उदय प्रकाश जी का लेखन कार्य के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम सम्मान की बात करें तो उदय प्रकाश जी को कई महत्वपूर्ण सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। अगर हम सम्मानों की बात करें तो भारत भूषण पुरस्कार, ओम प्रकाश सम्मान, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, गजानन मुक्तिबोध सम्मान जैसे महत्वपूर्ण सम्मान भी उदय प्रकाश जी को मिले हैं। अब हम इस कविता के सारांश को देखते हैं। प्रस्तुत कविता में होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है। ये जो कविता है नींव की ईंट हो तुम दीदी, ये जो कविता है वो होनहार बच्चों के जीवन निर्माण की कथा है, जिनके बचपन को दीदी ने संस्कारित किया है और ज्ञान दान दिया है। बच्चों को दीदी के व्यक्तित्व में अनेक संभावनाएं दिखाई देती है। उन्हें दीदी कभी पीपल की छां सी, कभी ढिबरी के आलोक सी, तो कभी सरलता सी, तो कभी चट्टान के विश्वास सी प्रतीत होती है। उन्हें दीदी की नई दुनिया में हारिल बनकर जीना भी मंजूर है। यही कविता की सार्थकता है। तो इस प्रकार उदय प्रकाश जी की ये जो कविता है नींव की ईंट हो तुम दीदी, ये कविता जो होनहार बच्चों के जीवन में संस्कारों का सिंचन करती हुई दीदी जो है
उसके संदर्भ में उदय प्रकाश जी ने ये कविता लिखी है। तब हम इस कविता की एक एक काव्य पंक्ति को पठन करते हैं और पठन करने के साथ साथ वही काव्य पंक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। तो पहली काव्य पंक्ति से हम इस कविता का प्रारंभ करते हैं। पिप्पल होती तुम, पिप्पल दीदी, पिछवाड़े का तो तुम्हारी खूब घनी हरी टहनियों में हारिल हम बसेरा लेते। तो ये जो पहली काव्य पंक्ति जो है, इसमें जो बच्चे हैं वह अपनी बड़ी दीदी को पिप्पल की उपमा देते हैं। कौन सी उपमा देते हैं? पिप्पल की। तो पिप्पल का मतलब क्या है? तो पिप्पल एक प्रकार एक पेड़ है और वही पेड़ का नाम पिप्पल है। इसलिए यहां बच्चे अपनी दीदी को ये कहते हुए नजर आते हैं कि दीदी, अगर तुम पिप्पल का पेड़ होती तो हम वही पिप्पल की डालियों पर अपना बसेरा बना लेते। अगर तुम पिप्पल का पेड़ होती तो तुम्हारी हरी घनी टहनी, टहनी का मतलब है डाली, तो तुम्हारी डालियों पर हम अपना बसेरा बना लेते। क्योंकि हम है हारिल। हारिल, हारिल यानी कि एक हरे रंग की चिड़िया। इसीलिए यहां कवि कहते हैं कि दीदी, तुम अगर पिप्पल का पेड़ होती तो हम हारिल बनकर वही तुम्हारी डालियों पर अपना बसेरा बना लेते। हारिल होते हैं हमारी तरह ही, घोंसले नहीं बनाते कहीं, बसते नहीं कभी, दूर पहाड़ों से आते हैं, दूर जंगलों को उड़ जाते हैं। यहां बच्चे जो है वे स्वयं को हारिल कहते हैं, क्योंकि हारिल नाम का जो पक्षी है, हरे रंग की जो चिड़िया, वे कहीं भी अपना घोंसला नहीं बनाता, क्योंकि वो दूर जंगलों से, पहाड़ों से आते हैं और दूर जंगलों की ओर निकल जाते हैं। वो कहीं भी स्थायी रूप से अपना घोंसला नहीं बनाते। इसलिए यहां ये बच्चे कहते हैं कि अगर दीदी आप पिप्पल का पेड़ होती तो हम हारिल बनकर आपकी हरी घनी टहनियों पर हम अपना बसेरा बनाते, यानी कि हम अपना घोंसला बनाते। वैसे तो हारिल कहीं भी अपना घोंसला नहीं बनाते, लेकिन अगर आप पिप्पल का पेड़ होती तो हम आपकी टहनियों पर अपना घोंसला बनाते। यानी कि बच्चे दीदी से इतने प्रभावित हुए हैं, दीदी के सानिध्य में बच्चों को मजा आ रहा है। इसीलिए बच्चे कहते हैं कि आप पिप्पल का पेड़ है तो हम हारिल है, और आपकी हरी घनी टहनियों पर हम अपना घोंसला बना लेते। वैसे भी हारिल कहीं भी अपना घोंसला नहीं बनाता, वो दूर पहाड़ों की ओर से आते हैं और दूर जंगलों की ओर चले जाते हैं। पिप्पल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। यहां बच्चों ने अपनी बड़ी दीदी को पिप्पल की छां के रूप में दर्शाया है और कहा है कि आपके सानिध्य में, आपकी छांव में हम रहते हैं तो ठंडी का एहसास होता है, यानी कि मन को शांति मिलती है। क्योंकि जिस प्रकार दोपहर की धूप में जब हम परेशान हो जाते हैं और पिप्पल की छाया में जब हम बैठते हैं तो वहां जिस प्रकार का एहसास होता है, वैसा ही एहसास बच्चों को दीदी के सानिध्य में मिलता है। इसीलिए बच्चे अपनी बड़ी दीदी को कहते हैं कि आप पिप्पल की छां तुम्हारी तरह ही ठंडी होती है दोपहर। दोपहर के समय में जिस प्रकार पिप्पल की छाया हमें भाती है, अच्छी लगती है, वैसे ही आप हमें अच्छी लगती है, आपका सानिध्य हमें अच्छा लगता है। डिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर झलती रही।
पहली उपमा तो यहां उदय प्रकाश जी ने दीदी के संदर्भ में पीपल का पेड़ बताया। अब दूसरी उपमा यहां ये प्रस्तुत की है डिबरी। डिबरी का मतलब होता है दिया, दीपक। तो यहां बच्चे जो है वो अपनी दीदी को कहते हैं कि दीदी आप तो ढिबरी थी। ढिबरी का कार्य क्या है? प्रकाश देना। तो यहां बच्चे जो है वे अपनी दीदी को कहते हैं कि ढिबरी थी दीदी तुम हमारे बचपन की, क्योंकि बचपन में हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था। वही ज्ञान प्रकाश देने का कार्य दीदी आप करती है, इसीलिए आप हमारे लिए ढिबरी समान है। ढिबरी का कार्य क्या है? अंधेरे को दूर करना और प्रकाश को फैलाना। तो यहां बच्चे अपनी बड़ी दीदी को ढिबरी की उपमा देते हैं और कहते हैं कि दीदी तुम तो हमारे लिए ढिबरी थी, हमारे बचपन की। अचार का तलछट तेल अपनी कपास की बाती में सोख कर जलती रही। आप तलछट तेल, अचार का मतलब होता है अथाणु, और उसके नीचे जमा हुआ जो तेल होता है उसे तलछट तेल कहा जाता है। वही तेल सोख कर आप सदैव जलती रही, यानी कि हमें संस्कारित करने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए आप स्वयं संघर्ष करती रही और हमें ज्ञान देती रही। इसीलिए आप हमारे जीवन में डिबरी बनकर आई और हमारे जीवन को ज्ञानमय बनाने में आपने कई संघर्षों का सामना करती रही। हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। यहां बच्चों को भी ये मालूम है कि दीदी ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हमें संस्कारित करने के लिए दीदी ने कई विषम परिस्थितियों का सामना किया है। इन सारी सारी बातें बच्चे जानते हैं, इसीलिए कहते हैं कि हमने सीखे थे पहले पहल अक्षर और अनुभवों से भरे किस्से तुम्हारी उजली सांस के स्पर्श में। हमने आपके सानिध्य में रहकर आपकी उजली सांस के स्पर्श से हमने पहला अक्षर सीखा है तो आपसे, और आपके अनुभवों के किस्से सुन सुनकर हमने पहला पहला अक्षर सीखा है। इसीलिए दीदी आपका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। आगे भी बच्चे कहते हैं दीदी के बारे में, जलती रही तुम, तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए। दीदी तुम संघर्षों का सामना करती रही, हमें संस्कारित करने के लिए आपने न जाने कितनी ही मेहनत आपने की, और वही मेहनत का फल यह हुआ कि हम तो संस्कारित हुए, हमें तो ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन हमारे साथ साथ घर की दीवारें, छप्पर, सभी ने आपके सहचर्य से ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए यहां ये कहते हैं कि जलती रही तुम, यानी कि संघर्ष करती रही तुम, और वही संघर्षों का फायदा हमें मिलता रहा, क्योंकि हम संस्कारित हुए, हमें अक्षर ज्ञान प्राप्त हुआ। हमने आपके अनुभवों के किस्से सुनकर हमने भी अपने जीवन में वही ज्ञान, वही अनुभव के प्रसंगों को हमने अपने जीवन में उतारे। इसीलिए वो कहते हैं कि तुम्हारा धुआं सोखती रही, घर की गूंगी दीवारें छप्पर के तिनके धुंधले होते गए। घर की दीवारें और छप्पर भी आपके ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित हो गए, और तुम्हारी थोड़ी सी कठिन रोशनी में हम बड़े होते रहे। हम आपके सानिध्य में बड़े होते रहे, क्योंकि आपका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा दीदी, कि आप स्वयं संघर्ष झेलती रही और हमें ज्ञान देती रही, हमें संस्कार देती रही। इसीलिए हम आपके सानिध्य में बड़े होते रहे। नदी होती तो हम मछलियां होकर
किसी चमकदार लहर की उछाह में छुपते, कभी कभी बूंदे लेते, सिपी बन किनारों पर चमकते। यहां तीसरी उपमा बच्चे देते हैं अपनी दीदी को, और वह उपमा है नदी की, कि दीदी अगर आप नदी होती तो हम मछलियां बनकर आपके प्रवाह में हम रहते, और वहां रहकर हम आपकी एक एक बूंद को ग्रहण करते और सिपी बनकर आपके किनारे चमकते। अगर आप नदी होती तो, क्योंकि हम आपके सानिध्य में ही रहना चाहते हैं। अगर आप नदी है तो हम मछलियां हैं और मछलियां बनते, और इसके साथ साथ हम वही आपके जलबूंदों को हम ग्रहण करते, और वही जलबूंदों में से हम मोती बनते, और मोती बनकर सीपी बनकर हम आपके किनारे चमकते। चट्टान थी दीदी तुम सालों पुरानी, तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निजरता, हम ही पैदा करते थे हलचल, हम ही उड़ाते थे पतंग। यहां चौथी उपमा बच्चे अपनी दीदी को देते हैं चट्टान की। चट्टान जो है वह एकदम अड़िग का प्रतीक है। तो यहां बच्चे कहते हैं कि दीदी तुम तो चट्टान की तरह थी, सालों पुरानी, जो वही स्थल पर अड़िग है, अचल है, जो कभी विचलित नहीं होता। लेकिन आपने हमें संस्कारित करने के लिए आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया, वही लक्ष्य पर आप अड़िग रही। इसीलिए यहां बच्चे अपनी दीदी को चट्टान की उपमा देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भीतर के ठोस पत्थर में जहां कोई सोता नहीं निजरता, फिर भी हम ही पैदा करते थे हलचल, हम शोर शराबा भी करते थे और हम ही वहां उड़ाते थे पतंग। आप चट्टान की तरह थी, आप कठोर भी कभी कभी बन जाती थी, फिर भी हम आपके सानिध्य में रहकर कभी कभी हलचल भी पैदा करते थे, तो कभी कभी पतंग भी उड़ाते थे और कभी कभी खेल भी खेलते थे। चट्टान थी तुम और तुम्हारी चढ़ती उम्र के ठोस सन्नाटे में हम ही थे छोटे छोटे पक्षी उड़ते तुम्हारे भीतर। दीदी तुम तो चट्टान की तरह अपने ही स्थल पर अचल थी, स्थिर थी, फिर भी हम आपके सानिध्य में, आपके भीतर घूमते रहते थे, उड़ते रहते थे, क्योंकि हम आपके सानिध्य से अलग नहीं होना चाहते थे, क्योंकि हम आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे और हम ये जानते थे कि आप हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। इसीलिए हम आपके भीतर ही घुमा करते थे। वहां झूले पड़े थे हमारी खातिर, गुड्डे रखे थे हमारी खातिर, मालदह पकता था हमारी खातिर, हमारी गेंदे वहां गुम हो गई थी। दीदी ने बच्चों के लिए क्या क्या करती थी, इसका भी परिचय यहां कवि श्री उदय प्रकाश जी ने दिया है और कहा है, बच्चे कहते हैं अपनी दीदी को कि दीदी आपने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। आप हमारे लिए वहां झूले की व्यवस्था कर रखी थी ताकि हम वहां झूले पर बैठकर झूला झूल सके। आपने हमारे लिए गुड्डे भी रखे थे ताकि हम गुड्डों से खेल सके। आपने हमारे लिए मालदह यानी कि पक्का हुआ आम और आम का जो पकवान बनता है, वही पकवान भी आप हमारे लिए बनाती थी ताकि हम नाश्ता कर सके। तो आपने हमारे खातिर मालदह का पकवान भी बनाया था। हमारी खातिर आपने वहां गेंदे भी रखी थी, लेकिन गेंदे खेलने का प्रतिबंध था, इसलिए आपने ही हमारी गेंदे छिपाकर रख दी थी। दीदी अब अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम तो, तुम्हारी नई दुनिया में भी होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदे, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। अब यहां जो बात कवि उदय प्रकाश जी ने रखी है वो यह है कि अब ये जो दीदी है वो दूसरे घर की नींव की ईंट हो गई है। ऐसा जिक्र यहां ये कहा है, किया है कि यानी कि दीदी की अब शादी हो गई है, इसलिए दीदी अब मायके से ससुराल
चली गई है। इसीलिए दीदी के सानिध्य में जिन बच्चों ने ज्ञान प्राप्त किया, संस्कार प्राप्त किया, वही बच्चे अपनी दीदी के बारे में कहते हैं कि दीदी अब तो अपने दूसरे घर की नींव की ईंट हुई तुम। यानी कि यहाँ आप जिस प्रकार से हमें संस्कार दिया, हमें जिस प्रकार का ज्ञान दिया, वैसे ही आप अब दूसरे घर की नींव की ईंट हो गई। यानी कि आप अब दूसरे घर की नींव की ईंट बन गई। तो वहां होगी कहीं हमारी खोई हुई गेंदे, होंगे कहीं हमारे पतंग और खिलौने। वहां भी इस प्रकार की गेंदे और इस प्रकार की पतंगे और इस प्रकार के खिलौने वहां भी होंगे। अब तो ढिबरी हुई तुम नए आंगन की। यानी कि अब तो तुम ढिबरी, पुराने आंगन की न रहकर अब तो तुम नए आंगन की डिबरी हो गई। यानी कि जिस प्रकार आपने डिबरी की तरह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करने वाली जो थी, यानी कि आप स्वयं संघर्षों का सामना करके हमें जिस प्रकार से ज्ञानार्जन किया, वैसे ही आप नए आंगन में डिबरी की तरह ही वहां भी हमारे जैसे बच्चों को तुम ज्ञानार्जन करती होंगी। इसीलिए यहां बच्चे कहते हैं कि अब तो तुम डिबरी हुई नए आंगन की। कोई और बचपन चिन्हता होगा पहले पहल अक्षर, सुनता होगा किस्से और यो दुनिया को समझता होगा। और वहां भी हमारी तरह नए बच्चे आपके सानिध्य में रहकर आपसे पहला पहला अक्षर सीखता होगा। आपके सानिध्य में रहकर वही बच्चे ज्ञानार्जन करता होगा और दुनिया को समझता होगा। हमारा क्या है दीदियारी, हारिल है हम तो, आएंगे बरस दो बरस में कभी, 2-4 दिन मेहमान सा ठहर कर फिर उड़ लेंगे कहीं और। यहां बच्चे स्वयं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि हमारा क्या है दीदी, हमारा क्या है, हम तो हारिल है। और वैसे भी हारिल कहीं भी स्थायी नहीं होते। इसलिए बच्चे कहते कि हमारा क्या है, हम तो हारिल है। हम आपके नए घर आएंगे 1-2 साल बाद, और जब 1-2 साल बाद जब आएंगे तो 2-4 दिन के लिए रुकेंगे मेहमान बनकर, और फिर हम आपसे विदा लेकर फिर अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि हम तो हारिल है। हारिल तो कहीं भी स्थिर नहीं होता, क्योंकि वो तो दूर जंगलों से, दूर पहाड़ों से आता है और दूर जंगलों की ओर चला जाता है। हारिल कभी भी किसी भी जगह पर अपना स्थायी घोंसला नहीं बनाता। तो यहां इसीलिए बच्चे कहते हैं कि क्योंकि आप तो अब ससुराल के घर की नींव की ईंट हो गई हो, और जब हम आपके घर आएंगे 1-2 साल के बाद तो मेहमान बनकर आएंगे, और मेहमान बनकर जब आएंगे तो 2 दिन रुकेंगे, 4 दिन रुकेंगे, बाद में हम अपने घर चले जाएंगे। घोंसले नहीं बनाए हमने, बसे नहीं आज तक, कठिन है हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह। यहां बच्चे ये भी कहते हैं इस कविता के अंत में कि हमने घोंसले नहीं बनाए, हमने अपना स्थायी बसेरा, स्थायी घर अभी तक नहीं बनाया है। कठिन है घर बनाना और घर की जिम्मेदारी निभाना, इतना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। हमारा जीवन भी तुम्हारी तरह हमारा जीवन भी बहुत कठिन है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कविता थी, उस कविता में बच्चों के जीवन में दीदी ने जो संस्कार दिया है, जो ज्ञान दिया है, वही बात इस कविता में उदय प्रकाश जी ने प्रस्तुत की है। इसीलिए बच्चे अपनी दीदी को कई बड़ी उपमाएं देते हैं। कभी पीपल की उपमा देते हैं, तो कभी डिबरी की उपमा देते हैं, तो कभी नदी की उपमा देते हैं, तो कभी चट्टान की उपमा देते हैं। तो इस प्रकार बच्चों के जीवन में दीदी का जो योगदान रहा है, वही बात इस कविता में प्रस्तुत हुई है। अब हम इस कविता को यहाँ पूरी करते हैं। शब्दार्थ और टिप्पणी जो है उसे आप अपनी हिंदी विषय की नोटबुक में लिख देना। इसके बाद स्वाध्याय के जो प्रश्न है, विकल्प वाले प्रश्न है, 1-1 वाक्य वाले प्रश्न है, 2-3 वाक्य वाले प्रश्न है, और सविस्तार पूर्वक वाले जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से पढ़ना, और पढ़ने के बाद हिंदी विषय की नोटबुक में स्वच्छ और सुंदर अक्षरों में
लिख देना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अस्तु।